नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं शून्य की रोचक कहानी। आपने डक, एग और लव के बारे में सुना होगा। यद्यपि मैं आप सबों को पुनः याद दिला दूं कि डक, एग, लव, सिफर आदि शून्य के ही समानार्थी नाम हैं। आप यदि क्रिकेट कमेंट्री सुनते हैं तो आपने अवश्य सुना होगा किसी क्रिकेट खिलाड़ी के विषय में कि डक पर गया। इसका अर्थ हुआ कि वह खिलाड़ी बिना कोई रन बनाए शून्य पर आउट हो गया। वहीं दूसरी ओर टेनिस और बैडमिंटन में स्कोर सुना होगा 10 लव। इसमें भी स्कोर लव का अर्थ होता है शून्य, अर्थात 10 लव का मतलब हुआ 10-0। वैसे शून्य के लिए और भी कुछ नाम उपयोग में लाए जाते हैं, जिनमें ऑट, नॉट, नोट, नील, नल, नथिंग, नन आदि शामिल हैं। शुरुआती समय में शून्य के लिए ओ अक्षर का उपयोग किया जाता था। हालांकि अब भी कभी कभी एकाक्षरी शब्दों के उच्चारण में शून्य को ओ से संबोधित किया जाता है। जैसे 0131 को O131 पढ़ा जाता है। वैसे तो शून्य का इतिहास बहुत विस्तृत है, परंतु मैं यहाँ आपको मुख्य बातों के बारे में बता रहा हूँ। शुरू में संख्या के रूप में शून्य उपलब्ध नहीं था। खाली आकाश की अवधारणा थी जो संकल्पनात्मक रूप से शून्य जैसी समझी जाती थी। यूनानी खगोलविदों ने खाली आकाश के लिए संकेत ओ का उपयोग शुरू किया, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने इस विशिष्ट संकेत को ही क्यों चुना। अंदाजा लगाया जाता है कि यह ओबोल से उद्धृत है, जो तत्कालीन मूल्यहीन सिक्का था। रोमनों ने भी 10 के लिए X, 100 के लिए C और 1000 के लिए M जैसे संकेतों का उपयोग किया है, जिससे उनकी भी अनभिज्ञता शून्य प्रति जाहिर हो जाती है। 650 ईस्वी में भारतीय गणितों में शून्य का उपयोग एक अंक के रूप में होने लगा था। भारत में स्थान मान संख्या पद्धति में रिक्त स्थान निरूपक चिन्ह के उपयोग के प्रमाण भारत में 200 लगभग ईस्वी से पाए जाते हैं। लगभग 500 ईस्वी में आर्यभट्ट ने एक ऐसी संख्या पद्धति का विकास किया जिसमें रिक्त स्थान में शून्य का उपयोग तो नहीं किया गया था, परंतु रिक्त स्थान निर्दिष्ट किया गया था। इस बात के प्रमाण हैं कि प्राचीन भारतीय गणित की पांडुलिपियों में स्थान मान संकेतों में रिक्त स्थान दर्शाने के लिए बिंदु का उपयोग किया जाता था। जैसे 100 लिखने के लिए 1 के आगे 2 बिंदु लगे होंगे और 1000 लिखने के लिए 1 के आगे 3 बिंदु लगे होंगे। 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की और शून्य तथा ऋण संख्याओं से युक्त अंक गणित के सिद्धांत बनाने की चेष्टा की। उन्होंने समझाया कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से घटाया जाता है तो आपको शून्य प्राप्त होता है। उन्होंने शून्य को शामिल करते हुए समाकलन के महत्वपूर्ण नियम बताए, जैसे शून्य और ऋण संख्या का योग ऋणात्मक होता है, धन संख्या और शून्य का योग धनात्मक होता है, शून्य और शून्य का योग शून्य होता है। इसी प्रकार उन्होंने व्यकलन के भी सही नियम बताए। ब्रह्मगुप्त ने कहा कि जब किसी संख्या को शून्य से गुणा किया जाता है तो गुणनफल शून्य होता है। हालांकि शून्य के शून्य से गुणा संबंधी उनके नियम सही नहीं थे, लेकिन आपको यह याद रखने की ज़रूरत है कि यह शून्य के संकल्पना की शुरुआत थी। शुरू में गलती होना अस्वाभाविक नहीं है। अगले 220 वर्ष बाद 830 ईस्वी में महावीर ने गणित सार
संग्रह नामक पुस्तक में शून्य से गुना संबंधी नियम सही करके बताए, परंतु शून्य से भाग संबंधी नियमों में उनसे भी त्रुटि हो गई। जीरो के रोचक इतिहास की कहानी अब भी जारी है। ब्रह्मगुप्त के 500 वर्ष बाद यानी 1128 ईस्वी के आसपास भास्कर ने यह कहकर कि किसी संख्या का शून्य से भागफल अनंत होता है, शून्य के विभाजन की समस्या को हल करने का प्रयास किया। संकल्पना की दृष्टि से तो बात अभी भी पूरी तरह सही नहीं थी, फिर भी भास्कर ने शून्य के अन्य गुण सही सही बताए, जैसे कि शून्य का वर्ग शून्य होता है और शून्य का वर्गमूल भी शून्य होता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीय गणितज्ञों ने शून्य की संकल्पना का विकास किया और इसके साथ जुड़ी विभिन्न संक्रियाओं के नियम बताए। परंतु एक सवाल आपको विचार करने को मजबूर करे कि आखिर शून्य की यह संकल्पना विश्व भर में कैसे फैली। तो आइए मैं आपको आगे की कहानी से वाकिफ कराता हूँ। तत्कालीन मुस्लिम और अरब गणितज्ञ भारतीय गणितज्ञों के विचारों को सुदूर पश्चिम तक ले गए। अल ख्वारिजी ने शून्य एवं अन्य अंकों पर आधारित संख्याओं की भारतीय स्थानमान पद्धति का वर्णन किया। 12वीं शताब्दी में इब्न इजरा नामक गणितज्ञ ने द बुक ऑफ द नंबर लिखी, जिसमें भारतीय अंक संकेतों और दशमलव भिन्नों की संकल्पनाएं यूरोप में फैलाई। 1247 ईस्वी में एक चीनी गणितज्ञ ने भी शून्य को अपने ग्रंथ में जगह दिया, परंतु उसने इसे ओ संकेत से इंगित किया। अब आपको मैं उस घटना से परिचित करवा रहा हूं जिसके बाद भारतीय शून्य विश्वव्यापी बन गया। 1200 ईस्वी के आसपास लियोनार्डो फिबोनाची ने लीबर एवेकी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने 9 भारतीय अंकों के साथ संकेत चिन्ह शून्य का भी वर्णन किया। हालांकि शून्य की संकल्पना को स्वीकृति मिलने में कुछ समय लगा और सन 1600 ईस्वी के आसपास ही शून्य का व्यापक उपयोग होने लगा और इसे दुनिया भर के गणितज्ञों ने काफ़ी सराहा और इसे समर्थन प्रदान किया। हालांकि कुछ विरोध भी हुआ, परंतु यह अब प्रासंगिक नहीं है। तो मित्रों, इस प्रकार हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए शून्यम को पहचान मिली और जीरो के रूप में इसने विश्व भर में अपना स्थान बना लिया। मित्रों, विदा लेने से पहले आइए आखिर में जान लेते हैं हमारे जीरो के और भी कुछ रोचक तथ्य। जीरो शब्द का उद्भव भी संभवतः हिंदी भाषा के शून्य शब्द के समतुल्य संस्कृत शब्द शून्यम से ही हुआ है। शून्यम का अरबी अनुवाद अल सिफर किया गया। फिबोनाची ने इसको सिफर लिखा, जिससे हमारा वर्तमान शब्द सिफर उत्पन्न हुआ है और जिसका अर्थ है रिक्त आकाश। अतः मूल इटालियन शब्द से या इसके मध्यकालीन रूपांतरण जेफिरम से वर्तमान शब्द जीरो का उद्भव हुआ होगा, ऐसी मान्यता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं और यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अन्य लोगों को भी शेयर करें। जल्द ही मुलाकात हो। नए जानकारी और वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप जुड़े रह सकते हैं। इस आलेख को तैयार करते हुए जो संदर्भ पुस्तक के रूप में हमारे साथ रहा, वह पुस्तक थी रिंटू नाथ लिखित पुस्तक गणित का सौंदर्य। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।